मैंने सोचा भी नहीं था ग्रेजुएशन के दौरान कि मैं जैसे ही होऊंगा तो ये एग्ज़ाम दूंगा या मुझे क्या बनना है। माय फादर पास्ड अवे, उनका निधन हो गया था। वो एक काफ़ी कठिन समय था हमारी फैमिली के लिए भी, फाइनेंशियली भी बहुत परेशानी थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने में भी तकलीफ़ थी कि काम कैसे किया जाए। हम छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी थी माँ को अकेले। फ़ोन इतना आने लगे कि मेरा फ़ोन बीच में एक समय पे हैंग हो गया था, क्योंकि एक फ़ोन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसी समय पे दूसरे तीसरे चौथे फ़ोन आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिंघनवाल है। मैं जयपुर का निवासी हूँ। मेरा जन्म जयपुर के नटाटा ग्राम में हुआ था। कूकस आप लोग जानते होंगे, कूकस जगह है नॉर्थ ऑफ दिल्ली रोड पे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 पास करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2023 बैच में ज्वाइन किया है। उत्तर प्रदेश मेरा काडर है। उसके बाद मैंने अपने शुरुआती साल गांव में बिताए थे अपने मम्मी पापा के साथ। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली अभी भी वहीं रहती है। हमारे गाजर के खेत थे, मेरे दादाजी दादी गाजर धोते थे। हमारे जो पशु थे, बकरियां आदि, जो मैं उनके साथ खेलता था। मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, CGWB। तो उस वजह से मैं कई राज्यों में रहा हूँ। तो मैं बिहार में, गुजरात में और ऑब्वियसली राजस्थान में। तो उसके बाद मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी केवी पटना से, केवी नंबर 2 बेली रोड पटना, बिहार में। वहाँ पे कुछ साल पढ़ने के बाद, तीसरी कक्षा तक पढ़ने के बाद अहमदाबाद ट्रांसफ़र हो गया था मेरे फादर का। तो मैंने अगले 2 साल वहाँ से पढ़ाई की, प्राइमरी स्कूलिंग। वहाँ पे भी केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग है वहाँ से। अहमदाबाद से मेरी सबसे स्पेशल यादें जुड़ी हुई हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बाद थी। जो सबसे अच्छी यादें हैं, आप कहोगे कि इतनी जगह मैं रहा हूँ शहरों में 3-4, तो जो मतलब बचपन की बेस्ट हैं वो मेरी अहमदाबाद से हैं। अच्छी जगह थी रहने के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ, मेरी छोटी बहन है उसके साथ हम खेलते थे। मैं और मेरे पापा काफ़ी वीडियो गेम्स खेलते थे, सैटरडे संडे को शाम को क्रिकेट खेलते थे, पार्क में जाता था मम्मी के साथ। तो वो कुछ यादें हैं। फिर अहमदाबाद के बाद मैं जब छठी कक्षा में था तो जयपुर शिफ्ट हो गए, जो कि हमारा घर भी है इन दी एंड। जयपुर शिफ्ट होने के बाद मैंने छठी से 12वीं जयपुर में पढ़ाई की है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 टोंक फाटक से। वहाँ पे कुछ समय बाद, एक अगली ही साल जब मैं 7वीं कक्षा में था, माय फादर पास्ड अवे, उनका निधन हो गया था। वो एक काफ़ी कठिन समय था हमारी फैमिली के लिए भी, मॉम के लिए स्पेशली। तो वो कुछ एक दौर था मुश्किल, काफ़ी तरह की परेशानियाँ आई। आप लोग जानते ही हैं, लाइक फाइनेंशियली भी बहुत परेशानी थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने में भी तकलीफ़ थी कि काम कैसे किया जाए। हम छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी थी माँ को अकेले। तो वो सब हुआ उसके बाद। बट आई वुड से कि मेरी माँ ने बहुत हेल्प की है। उन्होंने इतना सैक्रिफाइस करके हम दोनों को, मुझे और मेरी बहन को, बड़ा किया है पाल पोस के। शी डिड अ बहुत ही, मतलब शी वाज़ लाइक अ रॉक, इतनी चट्टान थी, कभी हमें स्थिति का बोझ महसूस नहीं होने दिया। जिस तरह से उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया, स्कूल में सारा ध्यान रखा, घर का भी ध्यान रखा। और इंडियन सोसाइटी में सिंगल पेरेंट, स्पेशली सिंगल मदर होना कितना मुश्किल है। तो वो सब चीज़ें हुई। फिर हम धीरे-धीरे, उन्होंने हमें बड़ा किया। जब मैं 10वीं कक्षा में था, उसके बाद ये था कि कौन-सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो उस समय इतनी समझ होती नहीं है स्कूल में कि आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 साल बाद आप क्या करोगे? 2-3 साल का आप सोचते हो कि क्या करना है, 12वीं के बाद कहाँ पढ़ना है, कौन-सी कॉलेज में पढ़ना है। तो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चुना था। उसका मेजर कारण ये था कि मुझे फिज़िक्स अच्छी लगती थी। दैट्स अनपॉपुलर, क्योंकि मैथ्स लोगों को अच्छी लगती है। बट मेरा फिज़िक्स था, क्योंकि मुझे फिज़िक्स दोनों से ज़्यादा बेहतर थी, तो मैंने वो ली। और IIT तो था ही सपना कि 12th के बाद JEE देंगे, गो टू IIT। क्योंकि IIT एक ऐसी सपना होता है स्कूल में भी और पेरेंट्स का भी, कि एक बार जाने के बाद यू आर लाइक सिक्योर। ये कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि आप वहाँ से कुछ बन के ही निकलते हैं। इस तरह का सबको पता है कि IITs वर्ल्ड रिनाउंड है। तो मैंने 10th के बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ली और JEE की तैयारी शुरू की। तो 12th के साथ मैंने दिया था JEE, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए वापस से एग्ज़ाम दी। उसके पीछे कोई इतना बड़ा कारण नहीं था, मेरी रैंक काफ़ी पीछे थी
और मुझे ये था कि अगर मुझे एमएनआईटी जयपुर मिलेगी, जयपुर क्योंकि मेरा घर था, तो एनआईटी जयपुर मिलेगी तो आई वुड हैव जॉइंड, अदरवाइज़ मैं फिर से दूँगा। बाहर अगर जा रहा हूँ तो अच्छी कॉलेज जाने के लिए। तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। 1 साल ड्रॉप लेने के बाद मैंने 2016 में फिर से एग्ज़ाम दी जेईई की, और उससे मुझे आईआईटी बीएचयू में एडमिशन मिला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी बीएचयू एक अलग से, मेरे लिए तो स्पेशल है ही, पर वैसे भी एक स्पेशल जगह है। क्योंकि आईआईटी बीएचयू ऐसा है कि बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका इतिहास 100 साल पुराना है, 1919 से, उसके कैंपस के अंदर है। वो आईआईटी बाद में बनी थी, पहले वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही पार्ट थी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो किसी तरह से बाकी आईआईटी से थोड़ा हटकर है, आईआईटी के रूप में नहीं बनाई गई थी। मदन मोहन मालवीय जी ने जब स्थापना की थी, बाद में उसको आईआईटी का दर्जा मिला। और बनारस खुद में एक जगह है ही, 3000 साल पुरानी, इतिहास से पुरानी जगह, मार्क ट्वेन ने जैसा कहा था। तो वहाँ पे मैं गया 2016 में, मैंने अपनी इंजीनियरिंग शुरू की। इंजीनियरिंग शुरू करने के बाद वहाँ पे 16 से लेकर 20 तक जो 4 साल मैंने गुज़ारे हैं, मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ़ के एक स्ट्रेच में बहुत अच्छे बेहतरीन साल हैं। लाइक द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ़ इन अ स्ट्रेच, कि बिना रुकावट के चारों साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ना कि बल्कि आईआईटी की वज़ह से बाकी वहाँ जो एक्सपीरियंस मिला, जगह, दोस्त, कॉलेज लाइफ़ जो थी। और उस समय मैं कहीं से ये फ़ोकस नहीं था कि मुझे आगे इस चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है यूपीएससी की। मैंने सोचा भी नहीं था ग्रेजुएशन के दौरान कि मैं जैसे ही होऊँगा तो ये एग्ज़ाम दूँगा या मुझे क्या बनना है। मैं इंजीनियरिंग की तरफ ही मेरा रुझान था, और जब इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर आया, 4th ईयर, तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की तैयारी शुरू कर दी। जो ईएससी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो ईएससी की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, और गेट भी एक होता है उसके साथ, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, तो दोनों ऑप्शन मेरे पास थे। तो मैंने 2020 में अपेयरिंग में गेट और ईएससी दोनों दिया। गेट मेरा क्लियर हो गया था, ईएससी नहीं हो पाया था, लेकिन मैं उसी की पढ़ाई कर रहा था। जब उसका अंत हुआ, जब मेरी कॉलेज 2020 में चल रही थी, तो कोविड आ गया मार्च में। मैं घर पे था अप्रैल के महीने में, तब मेरा सेमेस्टर खत्म हो रहा था, साथ ही साथ डिग्री भी कंप्लीट हो रही थी। उसमें मैंने ये सोचा कि जो मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट भी लग गई थी। अब इसमें एक सवाल उठता है कि जब आईआईटी में तुम गए हो, तो फिर एमएनसीज़ या फिर जो बाहर पढ़ने के लिए जाना, या यहाँ पे इतनी कंपनीज़ होती है, प्लेसमेंट वो क्यों नहीं किया गया? उसका ये रीज़न है कि प्लेसमेंट में मैं बैठा था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था यूपीएससी देने का। तो मैं ईएससी पढ़ रहा था इंजीनियरिंग का, तो इसी हिसाब से मैं प्लेसमेंट में भी बैठा। मेरा प्लेसमेंट हुआ था अडानी में, अडानी ग्रुप में कॉलेज से। प्लेसमेंट मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद जब मैं घर पे था कोविड में, गर्मियों के महीनों में, अप्रैल मई में, जब मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो रही थी, तब मैंने सोचा, यूपीएससी मतलब एक्सप्लोर किया। कहीं न कहीं एक बहुत ही धुंधला-सा एक ख़्याल था मेरे बैक ऑफ द माइंड। कोई ऐसे सपना नहीं संजोए हुए था, लेकिन एक ख़्याल था जो मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई थी कई बार, जब वो स्कूल में पढ़ती थी गाँव की। जयपुर में ही गाँव है, माधोगढ़। तो वहाँ पे जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक बार जो जिला कलेक्टर थे, वो आए थे। और जब वो आए थे, तो उन्होंने देखा था कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये जो भी टीचर्स हैं, सब एकदम एजिटेटेड से हो गए थे, एकदम लग गए थे इस तैयारी में कि कैसे स्कूल को सही दिखाएँ बच्चों को। फिर उन्होंने जो वहाँ पे टीचर थे, इनको जो पढ़ाते थे, उनसे ही सवाल पूछने शुरू किए। तो फिर वो कुछ सवालों के जवाब नहीं बता पाए, तो उन्होंने उनको बोला ढंग से, कलेक्टर ने, कि किस तरह पढ़ाओगे ये सब। तो वो कहानी उनको याद थी बचपन की, तो उन्होंने मुझे कई बार सुनाई थी। उसका कोई इतना मैंने लिया नहीं था कि मुझे भी वही बनना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो कहानी मुझे ध्यान थी कि उससे मुझे पता चला कि मतलब जिला कलेक्टर क्या होता है, जो आईएएस होता है वो क्या होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैं घर पे था, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसके 2 रीज़न थे कि प्लेसमेंट के बाद भी मैंने क्यों उस परीक्षा की तरफ ध्यान दिया। एक था कि जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब होती है, जो एमएनसीज़ की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। आप उसमें काम करते हो, आप अपनी कंपनी के लिए करते हो, खुद के लिए करते हो, आपका जो भी है एम, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, पैसे के लिए करते हो। तो उसमें कहीं पे बाहरी पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या आप उनको कहीं से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। बेशक आप सॉल्यूशंस देते हो पब्लिक के भी, या फिर जनरल सोसाइटी में स्टार्टअप्स होते हैं, परंतु आप अपना काम करते हो, और उसी के लिए रोज़ ऑफ़िस जाना और ये सब है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो ये एजेंसी थी,
जो सिविल सर्विसेज की एजेंसी है, उसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इट कैन इम्पैक्ट थाउजेंड्स लाख्स ऑफ पीपल इन द कंट्री, और उनके बेटरमेंट के लिए आप कुछ काम कर सकते हो। ऐसी एजेंसी सिविल सर्विसेज ही देता है कि आपका एक डिसीजन या आप जो काम कर रहे हो वो इतने लोगों की लाइफ को बेहतर कर सके, इतने लोगों की हेल्प कर सके, इतने लोगों की परेशानी जो है वो दूर कर सके। तो ये मेरा मेजर रीज़न था। और दूसरा ये था कि क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मैं रहा वहाँ पे कुछ ही साल शुरुआत में, बाकी मैंने स्कूलिंग बाहर से की है, केंद्रीय विद्यालय से। लेकिन हम गाँव से जुड़े रहे हैं, आते-जाते रहे हैं। गर्मी की छुट्टियाँ मुझे याद हैं जब हम पटना से और अहमदाबाद से वहाँ बिताते थे। तो वो सब यादें मेरे पास है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे कैसी स्थिति है, वहाँ जीवन शैली कैसी है, लोग वहाँ कैसे रहते हैं, और अभी भी मैं देखता हूँ कि हमारी जो फैमिली है वहाँ कैसे रहती है। तो ये एक मुझे ख़्याल था कि जो ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी में, या ऐसी जगह हैं, ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की ज़रूरत है। उनके लिए ये मैटर करता है कि सरकार क्या कर रही है या क्या हो रहा है। तो उनकी हेल्प की जा सकती है, अभी भी हेल्प कर रही है सरकार। तो वो भी एक था मुझे आइडिया कि अगर मैं सिविल सर्विसेज़ चुनूँगा, तो मैं वो कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो मैं अपना बेस्ट उसमें दे सकूँ। इसके अलावा और कोई मेजर कारण नहीं है, मैं प्लेसमेंट ले चुका था। उसके बाद जब जॉइन करने आए तो मैंने जॉइन नहीं किया। आई हैवंट वर्क्ड देयर। मैंने उनको मेल लिख दिया था कि आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन। तब फिर मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर चुका था उस समय, 2020 में। तब मेरी तैयारी एक तरह से शुरू हुई। जब मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू किया, देखा कि सिलेबस कैसा है, मेरा इंटरेस्ट कितना है, कितना इसमें मेरी रुचि हो रही है, उस हिसाब से मैं कितने साल इसे ले सकता हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक अनसर्टेन परीक्षा है, आपको पता नहीं है कि क्या होगा आगे। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ना शुरू किया एनसीईआरटीज़, और मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में, और नॉट एज जस्ट सब्जेक्ट्स, जो भी उसमें सीखने को मिल रहा है वो मैं सीख पा रहा हूँ, और वो एक तरह से मुझे बर्डन नहीं लग रहा। जो मुझे लगा कि एक मेजर चीज़ है कि अगर आपको बर्डन नहीं लगता है उस चीज़ का जो आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको कर सकते हो कंसिस्टेंटली, निरंतर, ज़्यादा समय तक, जो कि एग्ज़ाम डिमांड करती है। तो वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और प्रिपरेशन के बाद 2021 जब आया, 1 साल तक मैं रेफ़रेंस बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो थी वो पढ़ चुका था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बुक लिस्ट क्या है, वो तो सभी को पता है इंटरनेट पे। वो मैं गो थ्रू हो चुका था, तो मैंने 2021 का अटेम्प्ट दे दिया। तो 2021 का जो अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, उसमें मुझे गिन-चुन के कुछ क्वेश्चन्स आए जो मेरे पढ़े हुए थे, जो मैंने सही लगाए, बाकी मुझे नहीं समझ आया। तब मुझे उस प्रीलिम्स के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी एग्ज़ाम इतना केक वॉक नहीं है कि आप पढ़ के किताब जाके वहाँ पे दे दोगे, टिक लगा दोगे, आपका हो जाएगा और बस हो गया काम। इतना आसान नहीं था यूपीएससी। उसके बाद मैंने उससे सीखा प्रीलिम्स में कि मैंने अटेम्प्ट दे दिया तो उसमें क्या गलतियाँ हुई, मैंने क्या चीज़ नहीं की, सिर्फ़ किताब पढ़ने के अलावा क्या वहाँ पे करना होता है। तो उससे मुझे मेजर सीख मिली 2, कि एक तो मैंने उसको जो पढ़ा था उसको निरंतर रिवीज़न नहीं किया। रिवीज़न इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा था, सिर्फ़ पढ़ने से काम नहीं चलता। और दूसरा था अभ्यास, प्रैक्टिस जो होती है मॉक टेस्ट की, बार-बार आप उस चीज़ को देखते हो तो आपकी आदत हो जाती है दिमाग की कि कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये दोनों चीज़ें सीख के मैंने तैयारी जारी रखी। उस समय निराशा होती है, जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था तो लगा था कि अब वापस से 1 साल बाद देनी है, वहाँ क्या होगा? ये अनसर्टेनिटी वाली साइकिल तो नहीं है कहीं। लेकिन उस समय मैंने ये गलतियाँ देखी तो मुझे लगा कि ये गलतियाँ मैं सुधार सकता हूँ, तो मुझे फिर से जारी रखनी चाहिए, और जबकि मैं पढ़ चुका हूँ 1 साल तो। तो इसलिए मैंने तैयारी फिर से कंटिन्यू की, और इस बार इन चीज़ों पे फ़ोकस किया कि मैं रिवीज़न करूँ, सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दूँ, और प्रैक्टिस अपनी साथ-साथ करता रहूँ, मेंस की आंसर राइटिंग भी और प्रीलिम्स की भी। तो प्रैक्टिस करता रहा, रिवाइज़ करता रहा। बाकी इसमें ये है कि मैं खुद ही कर रहा था, ये माय प्रिपरेशन वाज़ अ सोलो राइड मोस्टली, अपार्ट फ्रॉम माय मदर एंड सिस्टर जो मेरी फैमिली में है। मैं दिल्ली नहीं आया था रहने के लिए, मैं जयपुर से हूँ, मैं जयपुर ही रहता था। कॉलेज के बाद से जब से मैं गया था 2020 के अप्रैल में, तब से मैं जयपुर में ही था। वहीं से मैंने 1 साल तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, और फिर से वहीं शुरू की। तो और इसमें मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली, वो एक अलग डिसीज़न है कि क्यों नहीं ली, कैसे मैंने ये डिसाइड किया कि क्लासेस नहीं लेनी है, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कैसे भी। तो उसका रीज़न ये था कि क्लासेस नहीं लेने का, मुझे बुक्स पढ़ना पहले से पसंद था, मैं बुक्स पढ़ता था कॉलेज में भी, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन थोड़ा कम।
तो बुक्स पढ़ने से मुझे लगता था कि बुक्स से मुझे समझ में आ जाएगा। ये मेरी फीलिंग थी क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता रहता था, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ऑडियो विजुअल देखना ज़रूरी है। ये डिफ़रेंस होता है आपके लर्निंग पैटर्न में कि आपको कौन-सा अच्छा लगता है, कौन-सा जचता है, कौन-सा ज़्यादा समझ आता है। तो इसलिए मैंने बुक से शुरुआत की, एनसीईआरटी फिर स्टैंडर्ड बुक्स। और जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उस समय भी मैंने वापस से रिकंसिडर किया कि क्या कोचिंग करने से ही होता है या फिर मैं ऐसे ही सेल्फ स्टडी जारी रखूँ घर पे खुद से ही। तो उस समय मुझे लगा कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ 1 साल, और मुझे इतना किताबें मैं गो थ्रू हो चुका हूँ। अभी मैं अगर कोई क्लासेस जॉइन करूँगा तो वो फिर से वही पढ़ाएँगे, तो मेरा थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं रिवीज़न और जो मेरी प्रैक्टिस है उस पे फ़ोकस करूँ, क्योंकि मुझे वो गलतियाँ नज़र आ रही थी। तो मैंने वहाँ पे एक लीप ऑफ फ़ेथ लिया फिर से कि मैं खुद ही फ़ोकस करूँगा सेल्फ स्टडी पे और रिवीज़न प्रैक्टिस पे, और जॉइन नहीं करूँगा क्लासेस, ताकि मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम बच सके। तो मैंने फिर से अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखी इसमें। और गाइडेंस में जैसे होता है कि यूपीएससी में गाइडेंस कहाँ से ली, ये सब तो मेरी माँ ने मुझे बहुत हेल्प किया। हमने इंटरनेट, यूट्यूब की मदद ली थी। उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं टॉपर्स के पुराने, वो देखते थे। मेरी माँ बहुत हेल्प करती थी, वो खुद वीडियोज़ देखती थी और मुझे क्यूरेट करके बताती थी एडवाइस। तो वो एक मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही हैं शुरुआत से ही, बचपन से ही, जब से उन्होंने मुझे स्कूल की पढ़ाई करवाई, कॉलेज में गया और अभी यूपीएससी में भी। उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट आया, तब मैंने थोड़ा ध्यान प्रैक्टिस रिवीजन पे दे चुका था मैं। फिर 2022 वाला जब मैंने प्रीलिम्स दिया, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा अच्छा हुआ है, तो क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि हो भी गया। आंसर की वगैरह भी आ जाती है वैसे पहले। तो उससे जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर मैं मेंस की तैयारी पहले से थी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत, और उसमें पूरा फुल ऑन मेंस किया। फिर मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन की थी। क्लासेस मुझे फिर भी नहीं लगता था कि कहीं मुझे ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग क्लासेस की कोई हेल्प नहीं होती है, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन मुझे नहीं लगा जॉइन करने जैसा, तो मैंने खुद से ही तैयारी की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली थी, ताकि पता चल सके मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ बाकी एस्पिरेंट्स की तुलना में। तो वो करने के बाद फिर मेंस एग्ज़ाम हो गई। मेंस क्लियर में भी मुझे थोड़ा बहुत था कॉन्फिडेंस कि हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो बेहतर तो और कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे था कहीं कि देखते हैं। फिर जब थे 6 दिसंबर 2023 को मेंस का रिज़ल्ट आ गया, फिर मुझे इंटरव्यू की करनी थी। उसके बाद मैं 2 महीने रहने दिल्ली में आ गया था इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे मैंने कई 4-5 मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और अपनी खुद से सेल्फ स्टडी ही करता था मैं वहाँ। क्लासेस नहीं थी, सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ थे। तो न्यूज़पेपर, करंट अफ़ेयर्स अपडेट रहने के लिए थोड़ा रिवीज़न ऑप्शनल का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतने साल बाद मैंने फिर से उठाई। 4th ईयर में जहाँ मैं पढ़ता था, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक बार फिर से रिवाइज़ किए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। वो सब पढ़ा, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू कैसा होता है वो आपको पता ही है, उसका कोई अच्छा-बुरा नहीं होता, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत नर्वसनेस होती है। तो इंटरव्यू के बाद फिर जब रिज़ल्ट आने की बारी थी, तब मैं वेट कर रहा था। कहीं न कहीं दिमाग में ये था कि एक बार फिर से तैयारी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि यू आर नेवर 100% श्योर। पर मुझे लगता था कि मैं रिज़ल्ट का वेट कर लेता हूँ। मैंने उतनी अच्छी खासी तैयारी शुरू की नहीं थी इंटरव्यू देने के बाद। थोड़ा-थोड़ा देखता था, लेकिन मैंने पढ़ाई उस हिसाब से शुरू नहीं की थी जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फिर 23 मई 2023 को उसका रिज़ल्ट आया, जिसमें कि लिस्ट में एकदम आप स्प्लिट सेकंड में देख लेते हो कि आपका नाम है कि नहीं। आपको ऐसे एक-एक नाम नहीं पढ़ना पड़ता। लिस्ट खुलते ही स्क्रॉल करते हो कि कहाँ है, दीपक कहाँ है? फिर मैंने उसमें सर्च किया, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट थी, तो DEEPAK ऐसे इंग्लिश वाली में, तो सीधे वहाँ पे दिख गया दीपक, और मेरा ही नाम था सबसे पहला दीपक। तो मुझे एकदम आश्वासन हो गया कि ये ठीक है। और फिर उसके बाद तो फैमिली में सब खुश थे। मेरी माँ बहुत खुश थी, जिसे देख के मुझसे ज़्यादा वो खुश थी। उनकी आँखों में आँसू भी आ गए थे, क्योंकि इतने हम 2 साल से सपना लेके चल रहे थे। फिर हम प सबसे पहले मिठाई लेके आए, भगवान को पूजा उनके आगे रखी, फिर मिठाई खाई। मेरे दादाजी भी तब घर पे ही थे, तो मेरे दादाजी भी काफ़ी खुश हुए। हमने उनको समझाया कि कैसे ये एग्ज़ाम हो रही थी और अभी रिज़ल्ट आ गया है और मैं क्या बन गया हूँ। उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो नहीं समझते वो, तो उनको हमने समझाया कि जो जिला कलेक्टर होता है, वो कैसे बनते हैं। तो वो जो पोस्ट होती है, वो इस एग्ज़ाम के थ्रू बनती है, तो वो एग्ज़ाम मैंने पास कर ली है। तो वो भी काफ़ी खुश थे, आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद एकदम से फ़ोन आने लगे सब रिश्तेदारों के
कुछ मेरे जो करीबी दोस्त थे या रिश्तेदार थे उनको हमने बता दिया पहले फ़ोन करके कि ऐसा हो गया है, वो भी बहुत खुश थे। फिर एकदम फ़ोन इतना आने लगे कि मेरा फ़ोन बीच में एक समय पे हैंग हो गया था, क्योंकि एक फ़ोन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसी समय पे दूसरे, तीसरे, चौथे फ़ोन आ रहे हैं। मैं सबको उठा रहा हूँ, सब कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, प्राउड हो रहे हैं, कुछ लोग चौंक भी रहे हैं, जिन लोगों को इतना पता नहीं था कि इसी साल एग्ज़ाम इंटरव्यू दिया था मैंने, जो दूर के हैं, आपको इतना कॉन्टैक्ट में नहीं है थे पिछले 3-4 सालों से, ऐसे भी लोग थे। और फिर आस-पड़ोस वालों को पता चला, तो वो सब घर पे आए मिलने। तो उस दिन तो दोपहर को आया था रिज़ल्ट, मैंने 2 बजे के करीब देखा था, दोपहर 2 बजे से रात के 11 साढ़े 11 तक यही चल रहा था कि सब रिश्तेदार जो रहते हैं जयपुर में, वो सब घर पे आ रहे थे, आस-पड़ोस वाले लोग आ रहे थे, मिठाई लेके आ रहे थे, बधाई दे रहे थे, गुलदस्ते बहुत सारे हो गए थे घर पे। तो ये एकदम खुशी का माहौल था। वो उस समय जो मोमेंट होता है, रिज़ल्ट वाले दिन का, वो वापस नहीं आता। यू आर हैप्पी आफ्टर दैट ऑल्सो कि हो गया है सिलेक्शन, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वो सब, लेकिन वो जो एक मोमेंट है वो बहुत स्पेशल है। तो वो हमेशा वैसे ही याद रहता है कि वो एकदम पीक पे जाता है, कि अभी-अभी रिज़ल्ट आया और उस दिन आप लोगों से मिल रहे हो, एकदम सब खुशियाँ बाँट रहे हैं। फिर उसके बाद एक वो मोमेंट है जब मैं अपने गाँव गया था पहली बार रिज़ल्ट के बाद, तो वहाँ पे जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, सब लोग रहते हैं ढाणी में, तो उन ढाणी वालों ने सबने मेरा स्वागत किया था। वहाँ पे हमारे साईं बाबा का मंदिर है कुकस में, उसके आगे, वहाँ पे माला-वाला पहनाई थी और वहाँ पे हमने ढोक दिया था मंदिर में और फिर घर लेके गए थे। तो वहाँ पे भी सब लोग बहुत खुश थे, तो वो एक अलग से कुछ पल थे जो हमेशा मुझे याद रहेंगे।